हेलो बच्चों। मैं जयकेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज इस क्लास में हम जोश 0.2 सीरीज में क्लास 12th के केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शनों को पढ़ाने वाला हूं। और ये जो रिएक्शन मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये सारी की सारी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। और यह क्लास सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चे देख सकते हैं। और यह क्लास 100% गारंटी के साथ आप लोगों के लिए 8 मार्च के लिए रामबाण है। यानी कि यदि आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्च को ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे। और मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि यदि आपने मुझे अपना कुछ समय दिया तो वह समय मैं आप लोगों का बर्बाद नहीं होने दूंगा और आप ज़रूर से ज़रूर इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स ज़रूर लेकर आओगे। तो फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल जयकेश तिवारी से कंटिन्यू जुड़ी रहिए, जिसमें आप लोगों को डेली क्लासें मिलती रहती हैं। और यह मेरे चैनल का टाइम टेबल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि मैं आप लोगों को किस दिन क्या पढ़ाता हूँ। और यह टाइम टेबल सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है, जिसमें मैं आप लोगों को सुबह 6 बजे क्लासें देता हूँ। कुछ कारणवश आप लोगों की क्लासें नहीं हो पा रही थी, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेली क्लासें हो जाएं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ही है कि यूपी बोर्ड एग्जाम डेट शीट आ चुकी है, तो आप लोगों को मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर इस यूपी बोर्ड एग्जाम डेट शीट का पीडीएफ मिल जाएगा विथ गारंटी के साथ कि वह राइट है। तो आप लोग उसका पीडीएफ और लेना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मेरे चैनल के टाइम टेबल का भी पीडीएफ आप लोगों को मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। तो जाकर वहां से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये भी मालूम हो जाएगा किस दिन हमारी कौन सी परीक्षा है और मैं आप लोगों को किस दिन क्या पढ़ाता हूँ। तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप हमारे चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि जो इंसान गलती करने से बचेगा वो कभी किसी नई चीज तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि कोई भी इंसान ले लो, यदि वह गलती करने से बच रहा है, अर्थात वो चाहे कि हम गलती ना करें, तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग, यदि आप लोगों को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई के समय कोई समस्या आ रही है, तो आप लोग सोचो कि वो समस्या ना आए। तो यदि आप वो समस्या नहीं सह पा रहे हो तो आप कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकते। और दुनिया के सारे आविष्कारक एक नज़रिए से गलती करने के दुस्साहस का ही परिणाम है। यानी कि जितने खोज करता है उन सभी ने कुछ न कुछ गलतियां करने के बाद ही एक अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। तो यदि आप गलती करते रहोगे तो एक दिन कुछ ना कुछ जरूर आप बेहतर करोगे। तो गलती करने से आप ना डरो और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखो। आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम गारंटी शुदा अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। तो हमारे चैनल से अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप जुड़े रहिए, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो चैनल का टाइम टेबल है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिएगा, ताकि यह कंफर्म हो जाए कि किस दिन क्या आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी अभिक्रिया नंबर 1 है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो आप लोग यहाँ पर समझिए जरा एक बात कि जो इस अभिक्रिया में कार्बिल शब्द है, इसका मतलब होता है क्लोरोफॉर्म।
और जो ये एमीन शब्द है इसका मतलब होता है प्राथमिक एमीन, यानी कि कार्बिल का मतलब क्लोरोफॉर्म और एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन आपको लेना है। अर्थात इस अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तब एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसे हम दमघोटू गैस बोलते हैं, वह KCl तथा H2O प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब आप R सिंगल बॉन्ड NH2, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन, ये लोगे और एल्कोहली KOH यानी कि एल्कोहल मिक्स KOH, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म अर्थात CHCl3, ये सब लेकर और मिक्स करके जब आप इसे गर्म करोगे तब आपको जाकर एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसे हम बोलते हैं दमघोटू गैस, जो होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। अब दमघोटू का मतलब हुआ कि एक ऐसी गैस जिसके संपर्क में रहने से कुछ समय के पश्चात आपका दम घुटने लगेगा और 3 अणु KCl के अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के और आपके 3 अणु जल यानी 3H2O जाकर बनेगा और यही अभिक्रिया आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि आप लोगों को ये अभिक्रिया हुई कैसे है ये नहीं समझ में आया है तो एक बार आप लोग जरा देख लीजिए कि अभिक्रिया हुई कैसे, मैं आप लोगों को समझाए दे रहा हूँ। तो आपको लेना क्या है, R सिंगल बॉन्ड NH2 जो होता है आपका प्राथमिक एमीन, और आपको एल्कोहली KOH यानी कि एल्कोहल मिक्स KOH, और आपको लेना है क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3। ये सब लेकर जब आप इसे गर्म करोगे तब आपको जाकर R सिंगल बॉन्ड NC प्राप्त होगा, जिसे हम बोलते हैं दम घोटू गैस, व इसका रासायनिक नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। और आपको 3 अणु जाकर पोटेशियम क्लोराइड के मिलेंगे और प्लस में आपको 3 अणु जाकर जल का प्राप्त होगा। और आपने जो यहाँ पर एल्कोहल मिक्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था इसको आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा और यह अभिक्रिया ही आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल होगा, और आप लोग यह एक बात ध्यान में रखना कि आप लोग चाहे कोई भी अभिक्रिया की परिभाषा दो आपको उसमें उदाहरण जरूर देना है, क्योंकि केवल अभिक्रिया की परिभाषा लिख देने पर आपको पूरा का पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए एक उदाहरण भी देना होगा कि आखिर कैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है, उदाहरण उसका क्या है, तब आपको जाकर उस अभिक्रिया पे पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखा है इसी प्रकार से आप भी इसका नोट्स बना लीजिएगा और याद करके इसी प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना और आपको गारंटी शुदा पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे जितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी कि
आप ले लीजिए C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, जिसे हम बोलते हैं एथिल एमीन, जो कि एक प्राथमिक एमीन है। और क्लोरोफॉर्म हमें लेना ही है, जिसका अणुसूत्र होता है CHCl3, और 3 अणु आपको एल्कोहलिक KOH अर्थात एल्कोहल मिक्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेकर आपको गर्म कर देना है। फिर आपको जाकर C2H5 सिंगल बॉन्ड NC, जिसे हम बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि एक दमघोटू गैस है, ये जाकर आपको मिलेगी। और आपको जाकर पोटेशियम क्लोराइड के 3 अणु मिलेंगे और जल के भी 3 अणु मिल जाएंगे। और इसी अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और यह आप लोगों का इस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और यदि आप लोगों को यह नहीं समझ में आया है कि अब ये उदाहरण की अभिक्रिया आखिर हुई कैसे है, तो मैं आप लोगों को इसको भी समझाए दे रहा हूँ। तो क्या था आपका C2H5NH2, जो कि एक प्राथमिक एमीन है, जिसे हम बोलते हैं एथिल एमीन। अब आप इसके स्थान पर कोई भी प्राथमिक एमीन ले सकते हो, चाहे वो मेथिल एमीन हो या प्रोपिल एमीन हो या ब्यूटिल एमीन हो, कुछ भी आप ले सकते हो। और उसके बाद में आपको लेना है 3 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, जिसमें इसको एल्कोहल मिक्स हो। और फिर आपको लेना है CHCl3, और इन सब को लेकर आप लोगों को गर्म कर देना है। फिर आपको जाकर मिल जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, अर्थात यहाँ पर R का ग्रुप होगा जाकर C2H5, और इधर जाकर होगा ऐड होगा तुम्हारा NC, जिसे हम बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। और प्लस में आपको जाकर 3 अणु KCl के मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 3 K है और यहाँ पर आपका 3 Cl है, ये ऐड होंगे तब जाकर आपका बन जाएगा 3 KCl। और प्लस में यहाँ पर आप देखिए कि आपका 2 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है, ये हो गया आपके जाकर 3 हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका 3 हाइड्रोजन, यानी 3 3 6 हाइड्रोजन, और आपका ये हो गया जाकर 3 ऑक्सीजन। तब ये जाकर बना लेगा 3H2O, यानी 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर आपके 3 जल के अणु बनाएंगे। और यह आपका है दम घोटू गैस, जिसका रासायनिक नाम होता है एथिल आइसोसाइनाइड, और यह आपकी एथिल एमीन है, एथिल एमीन। तो आशा करता हूं कि यह वाली अभिक्रिया आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाया है इसी प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना, और आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। तो आप लोगों की अभिक्रिया नंबर 2 है रेमर-टीमैन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, अब ये इस अभिक्रिया में आप वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब आप अभिकारक चेंज करते रहोगे तब आपका उत्पाद चेंज होता रहेगा, मगर अभिक्रिया का नाम नहीं चेंज होगा। और कुछ लोग इस अभिक्रिया को आधा अधूरा ही पढ़ाते हैं, यानी कि पूरे प्रोडक्ट नहीं बताते हैं। तब यदि आप लोगों को कुछ नया लगे
तब आप लोग परेशान ना होइएगा, क्योंकि जो भी पढ़ाऊँगा वो आप लोगों को मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी जाकर कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व कार्बन टेट्रा क्लोराइड व KOH या NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब सैलिसिलडिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल व KCl या NaCl तथा H2O प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया ही आपकी रेमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि आप लोगों को यह परिभाषा नहीं समझ में आई होगी तो आप परेशान ना होइएगा, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाए दे रहा हूँ। और इससे पहली वाली अभिक्रिया में जर्नल फॉर्म था, तब हमने पहले जर्नल फॉर्म दिया, उसके बाद में उदाहरण दिया। बट इस वाली अभिक्रिया में आपका जर्नल फॉर्म नहीं है, तो आप लोगों को इसमें डायरेक्ट उदाहरण ही देना पड़ेगा, मगर उदाहरण देना किसी भी अभिक्रिया का मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आपने उदाहरण नहीं दिया और केवल परिभाषा ही लिखी तो आप लोगों का आधा मार्क्स कट जाएगा। तो यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उदाहरण आपको अभिक्रिया की परिभाषा लिखने के बाद ज़रूर से ज़रूर देना है, तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप ज़रा उस थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं कि आपको फिनॉल लेना है और उसको जब आप क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, KOH और NaOH दिया गया है ना, तो हम पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। इसके साथ जब हम गर्म करेंगे तब जाकर हमें सैलिसिलडिहाइड और पोटेशियम क्लोराइड और इधर जाकर आपका जल प्राप्त हो जाएगा, और यह अभिक्रिया आपकी कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहलाती है। और इसी में जब आप फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4, वहाँ पर क्या था, क्लोरोफॉर्म था CHCl3, और यहाँ पर क्या है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही आप लिए रहो, और फिर जब आप गर्म करोगे तब जाकर आपको सैलिसिल अम्ल सैलिसिलिक बच्चों सैलिसिलिक अम्ल और जाकर 4 अणु आपके पोटेशियम क्लोराइड के, और आपको 2 अणु आपके जाकर जल के प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि जब आप लोग फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, तब जाकर गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा और 3 अणु पोटेशियम क्लोराइड के तथा जल प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया आपकी रेमर-टीमैन अभिक्रिया है। और जब फिनॉल के साथ आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 अणु आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लेने पड़ेंगे, तब आप जब गर्म करोगे तब आपको जाकर सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा और पोटेशियम क्लोराइड और जल मिलेगा, और यह अभिक्रिया भी आपकी रेमर-टीमैन अभिक्रिया ही है। और यदि आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि ये हुआ कैसे है, तो आप एक बार इसका उदाहरण समझ लीजिए। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे है, तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। यानी कि क्या करना है आपको कि आपको लेना है फिनॉल। इसमें होता क्या है, फिनॉल में कि बेंजीन के रिंग के अंदर गोला बना रहता है और इसके एक कोने से आपका OH ऐड होता है, और आपको साथ में पहले लेना है क्लोरोफॉर्म अर्थात CHCl3, और फिर आपको लेना है KOH, और फिर आपको यहाँ पर इसे गर्म कर देना है, तब आपका जाकर बन जाएगा सैलिसिलडिहाइड। तो इसमें होता क्या है
फिनॉल के एक कोने से आपका CHO ऐड हो जाता है। अब ये आपका OH निकला कहाँ से है? तो सॉरी बच्चों, CHO ऐड होता है। अब जो ये आपका H यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह हाइड्रोजन है जो कि प्रत्येक फिनॉल के प्रत्येक कोर पर होता है। अब यहाँ से आपका H ये है ही है, और उसके बाद में आपका क्लोरोफॉर्म से आपका कार्बन और KOH से आपका ऑक्सीजन निकलेगा और इस H के साथ ऐड होकर जाकर यहाँ पर आपका CHO बना देगा, और यह आपका होता है सैलिसिल डिहाइड। और प्लस में जाकर आपके 3 अणु KCl के जाकर बनेंगे, और प्लस में आपका जाकर 2 अणु H2O अर्थात जल का बनेगा। अब आपको अपक्रिया बैलेंस करनी पड़ेगी, तो आप KOH को 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कि एक O आपका निकल कर यहाँ पर C के साथ ऐड होकर CHO बना दिया था। उसके बाद यहाँ पर अभी आपके 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, और 3 ये आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर आपका 2 अणु जल के बना दिए, और यहाँ पर 3 अणु पोटेशियम के और 3 अणु क्लोरीन के, ये मिलकर आपके 3 अणु KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के बना दिए। तो आशा करता हूँ कि ये वाली आपको अपक्रिया समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट आपको इसी प्रकार से दूसरा भी है, तो यहाँ पर हम और लगाए दे रहे हैं, और नेक्स्ट वाली अपक्रिया भी समझ लीजिए आप लोग। तो उसमें क्या होता है कि आपको फिनॉल लेना है। तो फिनॉल बनता कैसे है कि इसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं कि आपको बेंजीन के रिंग में एक गोला बनाना पड़ेगा, और एक कोने में आपको OH लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका बन जाता है फिनॉल। और अन्य बचे हुए प्रत्येक कोनों पर आपका H ऐड रहता है। और फिर आपको यहाँ पर ले लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4, और आपको फिर से यहीं पर लेना है KOH। फिर जब आप इसे गर्म करोगे तब जाकर यहाँ पर आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, और वो जाकर बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। जो कि होता कैसे है, तो आपको फिनॉल के एक कोने से जाकर COOH को जोड़ देना है। अब ये कैसे जुड़ा है, तो यहाँ पर देखिए फिनॉल में जो होता है वो प्रत्येक कोने पर आपका हाइड्रोजन ऐड होता है। तो हाइड्रोजन आपका हमने ये वाला कोना ले लिया, इस वाले कोने पर आपका हाइड्रोजन ऐड है। उसके बाद में ये कार्बन टेट्राक्लोराइड से हमने लिया ये आपका कार्बन, और उसके बाद में हमने जब हम आगे करेंगे तब जाकर और भी प्रोडक्ट तैयार होगा, तब हमें इस अपक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के समय इसे हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब 4 से गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपके 4 पोटेशियम हो गया और 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें से 4 ऑक्सीजन में से हम 2 ऑक्सीजन ले लेंगे और उसे हम OO करके लगा देंगे। तो आपका COOO
H बन जाएगा जो कि आपका है सैलिसिलिक अम्ल। उसके बाद में आपका बचा हुआ 4 अणु पोटेशियम का और 4 अणु क्लोरीन का, ये ऐड होकर आपका बना लेंगे 4KCl। और फिर आपका 4 हाइड्रोजन और बचा हुआ 2 ऑक्सीजन बना लेगा 2H2O। यानी कि जब आप फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके करवाओगे तब जाकर हमको सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होगा और 3 अणु KCl के प्राप्त होंगे और 2 अणु और जल के प्राप्त होंगे। और यह अभिक्रिया आपकी रिमर्टिमैन अभिक्रिया कहलाती है। और जब आप फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तब जाकर आपको सैलिसिलिक अम्ल और पोटेशियम क्लोराइड तथा 2 अणु आपका जल का प्राप्त होगा। और यह अभिक्रिया भी आपकी रेमर्टिमैन अभिक्रिया कहलाती है। और आप जैसे वहाँ पर थ्योरी लिखी गई थी तो थ्योरी की बात अलग है। यदि आपको केवल एग्जाम्पल ही मालूम है तब आप इस एग्जाम्पल अर्थात समीकरण से कैसे थ्योरी बनाओगे। तो देखिए क्या है, फिनॉल है ना, ये क्या है, फिनॉल है। तो आप क्या कहोगे कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म तथा KOH को गर्म करने पर जाकर हमें सैलिसिल्डिहाइड और KCl तथा जल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया आपकी रिमर्टिमैन अभिक्रिया कहलाती है। तथा फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड व KOH के साथ गर्म करने पर आपका सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया आपकी रिमर्टिमैन अभिक्रिया कहलाती है तथा साथ ही KCl तथा जल भी प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह अभिक्रिया आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। फिनॉल की KOH के साथ और अभी फिनॉल की NOH के साथ भी करनी है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हो तब जाकर हमें सैलिसिल्डिहाइड तथा NaCl जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। और जब हम फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4 व सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ गर्म करते हैं तब जाकर हमें सैलिसिलिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि वहाँ पर हमने KOH लिया था तब हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था। और जब हम यहाँ पर सॉरी बच्चों, जब हमने वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था तब हमें पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तब जाकर हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। और जब हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तब जाकर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तब जाकर हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से हमने इस अभिक्रिया को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ समझाया था उसी प्रकार से यह अभिक्रिया आप लोगों की सोडियम ऑक्साइड के साथ भी होगी। और नहीं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ज़रा ध्यान, अब दोबारा लिख कर नहीं बताऊँगा, यहीं पर आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या है,
फिनॉल और इसके प्रत्येक कोने पर आपका हाइड्रोजन ऐड रहता है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। उसके बाद में इस क्लोरोफॉर्म का आपका सी निकलेगा और यहाँ से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपका O निकलेगा और उसके बाद में ये दोनों जाकर इस फिनॉल के H के साथ जुड़ जाएंगे, फिर जाकर बना लेंगे CHO और अर्थात फिनॉल के एक कोने से CHO जुड़ने पर आपको प्राप्त होता है सैलिसिल डिहाइड। और उसके बाद में यहाँ पर आपका 3 अणु सोडियम का और 3 अणु क्लोरीन का बचा हुआ है, वो जुड़कर 3 अणु सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के बना लेंगे। और यहाँ पर आपका अभी 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है जो कि 2 अणु जल का अर्थात 2H2O बना लेगा। और उसी प्रकार से इधर भी होगा कि फिनॉल के प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन ऐड रहता है और ये हाइड्रोजन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का एक Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 ऑक्सीजन निकलकर आपका जाकर फिनॉल पर फिनॉल के एक कोने से COOH जुड़कर आपका सैलिसिलिक अम्ल बना देगा। और बचा हुआ कार्बन टेट्रा क्लोराइड का 4 क्लोरीन अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 सोडियम अणु, ये दोनों मिलकर 4 अणु सोडियम क्लोराइड के बना लेंगे। और बचा हुआ आपका 2 अणु ऑक्सीजन का और 2 अणु हाइड्रोजन का, ये मिलकर जाके आपके 2H2O बना लेंगे अर्थात 2 अणु जल के बना लेंगे। और ये चारों अभिक्रिया हमने जो दी है, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आपकी रिमर-टिमैन अभिक्रिया ही कहलाती हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को यह बताया कि ये अभिक्रिया जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यानी कि आप अभिकारक को चेंज कर रहे हो तब आपका उत्पाद चेंज हो रहा है, बट नाम नहीं चेंज हो रहा है। अर्थात आपको इन चारों रिएक्शनों में से आपको कोई भी रिएक्शन देकर पूछ सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और बहुत लोग इस अभिक्रिया को पूरा नहीं पढ़ाते हैं, केवल एक ही उदाहरण उसी केवल परिभाषा के आधार पर दे देते हैं। तो यदि आप लोगों के लिए कुछ नया है तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ विथ प्रूफ और एनालिसिस के बाद गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ, कुछ मैं आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाऊँगा। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए कि जब हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तब जाकर हमें सैलिसिलडिहाइड और सोडियम क्लोराइड और जल मिलेगा जाकर। और जब हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम क्लोराइड लेंगे तब हमें सैलिसिलडिहाइड और पोटेशियम क्लोराइड तथा जल मिलेगा जाकर। और जब हम फिनॉल और कार्बन टेट्रा क्लोराइड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तब जाकर हमें सैलिसिल अम्ल और आपका सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होगा। और जब हम फिनॉल और कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व लेकर गर्म करेंगे तब हमें जाकर सैलिसिलिक अम्ल और पोटेशियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं कि यह वाली अभिक्रिया जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है वह आप लोगों ने समझ ली होगी। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। तो आपकी अभिक्रिया नंबर 3 है स्मिट अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रेंजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर एमीन जो कि प्राथमिक होगा और N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। और यह अभिक्रिया ही आपकी स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है जो कि R सिंगल बॉन्ड COOH होता है।
और आपको हाइड्रेंजोइक अम्ल लेना है, अर्थात N3H, HN3 नहीं, N3H, वो अलग है यौगिक है और ये अलग है। एच एन N3H क्या है? ये हाइड्रेंजोइक अम्ल। इसको हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यानी उसे मिलाकर जब हम गर्म करेंगे तब जाकर हमें प्राथमिक एमीन अर्थात R सिंगल बॉन्ड NH2 और हमारा नाइट्रोजन गैस और जिसे हम बोलते हैं N2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 प्राप्त होगी। और यह अभिक्रिया ही आपकी रेमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि आप लोगों को यह अभिक्रिया नहीं समझ में आई है तो एक बार आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है R और उसके बाद में COOH। तो यहाँ से COO ये निकलकर आपका जाकर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और उसके बाद में आपका R और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रेंजोइक अम्ल में क्या है? आपका 3 नाइट्रोजन का अणु है और 1 हाइड्रोजन का अणु है। तो इसमें से आपका एक नाइट्रोजन का अणु और एक आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन का अणु और एक आपका हाइड्रेंजोइक अम्ल का हाइड्रोजन का अणु, ये दोनों मिलकर आपका एक प्राथमिक एमीन अर्थात R सिंगल बॉन्ड NH2 बना देंगे। और उसके बाद में आपका यहाँ हाइड्रेंजोइक अम्ल में 2 अणु आपके नाइट्रोजन के बच जाएंगे जो कि जाकर आपका नाइट्रोजन गैस बना देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो यानी कि जो इस अभिक्रिया का जर्नल फॉर्म है। उसके बाद में आप इसका एग्जाम्पल देखिए। तो इन्होंने क्या बोला है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम ले लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आप कोई भी ले सकते हो, ये नहीं कि जो मैंने लिया है वही आप लो, मगर मैंने लिया है यहाँ पर एस्टिक अम्ल जो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। और उसके बाद में आप हाइड्रेंजोइक अम्ल लोगे जिसका अणुसूत्र होता है N3H और इसे आपको सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस अर्थात उपस्थित में गर्म करना है, तब आपको जाकर आपको एक प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। और वह प्राथमिक एमीन यहाँ पर क्या हुआ है? CH3NH2 प्राप्त हुआ है जिसे हम बोलते हैं मेथिल एमीन। और आपका नाइट्रोजन गैस और जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 ये जाकर प्राप्त हो जाएगी। और यह अभिक्रिया हमारी स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। और कैसे हुआ है तो वैसे ही आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें एस्टिक अम्ल का आपका हो जाएगा एक, ये जो CH3 है ये आपका निकलेगा और जाकर यहाँ पर N3H से एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन लेकर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 जाकर बना देगा जो कि आपका बनेगा जाकर मेथिल एमीन। और उसके बाद में हाइड्रेंजोइक अम्ल का बचा हुआ 2 नाइट्रोजन मिलकर आपका जाकर बना देगा नाइट्रोजन गैस। और उसके बाद में एस्टिक अम्ल का बचा हुआ COO जाकर आपका जुड़ के CO2 बना देगा जो कि है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आशा करता हूँ कि अब क्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो आपकी अपक्रिया नंबर 4 है बुर्ज अपक्रिया। अब इसमें क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब हमें एल्केन व सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। और यह अपक्रिया ही हमारी बुर्ज अपक्रिया कहलाती है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आपको एल्किल हैलाइड अर्थात आर सिंगल बॉन्ड एक्स ले लेना है। एल्किल हैलाइड का मतलब कि एल्केन को विस्थापित करके आप कोई यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, फिर आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अब एल्केन वगैरह ये सब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रखा होगा। और इसकी अब क्रिया हम क्या करेंगे, सोडियम धातु के साथ कराएंगे। और आपको यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड के अणु हैं वो 2 अणु लेना है। एल्किल हैलाइड के आपको 2 अणु ले लेना है। तो अब पहला अणु जो आप ले रहे हो वही आप दूसरा भी ले सकते हो, नहीं तो आप दूसरा वाला चेंज भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर हमने पहले क्या लिया है, आर सिंगल बॉन्ड एच एक्स, और दूसरा हमने क्या लिया है कि आर सिंगल बॉन्ड एक्स भी आप ले सकते हो, या आर के स्थान पर आर डैश भी ले सकते हो आप। अब आर डैश यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक ये कोई दूसरा एल्किल समूह है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर मतलब बगैर पानी मिक्स ईथर की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे जाकर, तब हमें आर सिंगल बॉन्ड आर या आर सिंगल बॉन्ड आर डैश, ये दोनों मिलकर बना देंगे आपके एल्केन, ये प्राप्त होगा। और जाकर हमें सोडियम हैलाइड अर्थात NaX, और वो भी 2 अणु जाकर प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपका जो जर्नल फॉर्म है वो आप लोगों ने समझ कर लिया होगा। और फिर इसका आपका जाकर जो होगा मतलब कि उदाहरण, आपका उदाहरण जाकर होगा कि जब आप अब आपको यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह ले लेना है, तब हम क्या करेंगे कि हम ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड आपके सिलेबस में है, जो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। तो एथिल ब्रोमाइड, और हम सोडियम ब्रोमाइड सोडियम धातु ले रहे हैं। और फिर इसकी अब क्रिया हम कराएंगे एथिल ब्रोमाइड से या मेथिल ब्रोमाइड। अभी हमने बताया था ना, आप आर भी ले सकते हो और आर डैश भी ले सकते हो, मगर केवल आपको आर वाला पोर्शन ही चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स ये भी है और एक्स ये भी है, तो वैसे भी यदि आप जो हैलोजन लोगे वही भी आपको हैलोजन लेना पड़ेगा। हैलोजन आपका होता है एक्स, तो हैलोजन आपको वही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने ब्रोमाइड लिया है, तो यहाँ पर भी आपको, चाहे आप ब्रोमाइड ले लो या आप ब्रोमाइड ले लो, ये वाला पोर्शन आप चेंज कर सकते हो, मगर आपको आगे वाला पोर्शन हैलोजन यानी कि नहीं चेंज करना, केवल आर ही आप चेंज कर सकते हो। तब जब हम इसकी अपक्रिया कराएंगे, तब जाकर हमें ब्यूटेन, जब हम जाकर एथिल ब्रोमाइड लेंगे तब हमें ब्यूटेन प्राप्त होगा, और जब हम मेथिल ब्रोमाइड लेंगे तब जाकर हमें प्रोपेन प्राप्त होगा। और उसके बाद में आपका सोडियम ब्रोमाइड 2 अणु जो बचे हुए हैं वो आपका हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये कैसे मिला है, तो आप यहाँ देखिए कि ये जो एथिल ब्रोमाइड का
Br है अर्थात ब्रोमीन है, और 2 आपकी सोडियम धातु के अणु, और इधर से आपका ब्रोमाइड, ये मिलकर आपका बना देगा जाकर 2 अणु ब्रोमीन, 2 अणु आपके सोडियम ब्रोमाइड के, और बचा हुआ आपका ये एथिल सॉरी, हाँ ओके ओके ओके, सॉरी बच्चों, एथिल, और ये आपका एथिल, ये दोनों जब मिलेंगे तब आपका जाकर बन जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि 2 कार्बन और 2 कार्बन ऐड होने के बाद बनता है 4 कार्बन, और 5 हाइड्रोजन ऐड होकर जाकर बनेगा 10 हाइड्रोजन, अर्थात 4 हाइड्रोजन, सॉरी बच्चों, अर्थात 4 हाइड्रोजन और 10, सॉरी बच्चों थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, टेक्निकल इशू के कारण प्रॉब्लम आ रही है, माइंड स्किप हो रहा है, यानी कि 4 कार्बन और आपका 10 हाइड्रोजन, ये मिलकर जाकर बना देगा ब्यूटेन। और यदि आप प्रोपेन लोगे तो यहाँ से आपका 2 कार्बन और 1 कार्बन, ये जाकर आपके हो जाएंगे 3 कार्बन, और 5 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये मिलकर हो जाएंगे आपके 8 हाइड्रोजन, तब ये जाकर प्रोपेन बना देगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जो आपने एल्किल समूह लिया है, एल्किल हैलाइड ली है, वही है एल्किल हैलाइड लो, या आप एल्किल हैलाइड चेंज भी कर सकते हो। उसमें एल्किल हैलाइड में भी आपको एल्किल समूह ही चेंज करना है, आपको हैलोजन वाला समूह नहीं चेंज करना है, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड होता है वो हैलोजन और हैलोजन समूह और एल्किल समूह को ऐड करने पर प्राप्त होता है। तो आपको हैलोजन वाला नहीं चेंज करना है, एल्किल समूह आप चेंज कर सकते हो। तब जब आप यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड लोगे दोनों अणु, तब आपका जाकर ब्यूटेन बन जाएगा, और एक एथिल लोगे और एक मेथिल लोगे तब जाकर आपका प्रोपेन बन जाएगा। और आपका जब प्रोपेन बनेगा तब भी सोडियम ब्रोमाइड ही बनेगा, और ब्यूटेन बनेगा तब भी सोडियम ब्रोमाइड ही बनेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वाली अपक्रिया भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और चलते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो अपक्रिया नंबर 5 आपकी है बुर्ज फिटिक अपक्रिया। अब ये जस्ट आपकी बुर्ज अपक्रिया के ही समान है, यानी बुर्ज फिटिक अपक्रिया और बुर्ज अपक्रिया दोनों एक ही है। केवल चेंजिंग इतना है कि वहां पर हमने एल्किल हैलाइड लिया था और यहाँ पर हम एरिल हैलाइड लेंगे। एरिल हैलाइड का मतलब आप जब बेंजीन के रिंग पर कोई हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तब वो जाकर आपका एरिल हैलाइड बन जाता है। तब आपकी यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी जाकर कि एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड को, सॉरी बच्चों थोड़ा हमने रॉन्ग कर दिया, वहाँ पर हम दोनों एल्किल हैलाइड ले रहे थे, दोनों अणु एल्किल हैलाइड ही ले रहे थे, बट यहाँ पर आपको एक एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा और एक एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो आपकी परिभाषा क्या होगी कि जब एक एरिल हैलाइड व एक एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब हमें बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, और यह क्रिया आपकी बुर्ज फिटिक अपक्रिया कहलाएगी। यानी कि अब क्रिया में हम क्या करेंगे कि हमें एक एरिल हैलाइड ले लेना है, यानी बेंजीन के रिंग पर जब हम हैलोजन जोड़ देते हैं तब जाकर हमें एरिल हैलाइड मिल जाता है, और एक एल्किल हैलाइड लेना है, यानी कि एल्किल समूह में आप क्या करो एक हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, सॉरी बच्चों, हैलोजन ऐड कर दो, तब जाकर आपका एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। तब आपको एक एरिल हैलाइड लेना है और एक एल्किल हैलाइड लेना है, और जाकर इसकी अपक्रिया आपको सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, अब शुष्क ईथर का मतलब अभी हमने पहले बता दिया था, बगैर पानी मिक्स हुआ ईथर लेकर आपको गर्म करना है।
तब जाकर आपका एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होगा। वो भी किसका? बेंजीन का। आपको बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होगा, जो यानी कि बेंजीन के रिंग पर आपको क्या करना है, आप एल्किल समूह ऐड कर दो, तब आपको बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए, एल्किल बेंजीन के रिंग पर आपका एल्किल समूह अर्थात आर ऐड है, और इधर से आपको मिल जाएगा 2 अणु सोडियम हैलाइड के, और वहाँ पर भी आपका सोडियम हैलाइड ही प्राप्त हो रहा था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जो सामान्य अभिक्रिया है ये समझ में आ गई होगी, और इसका उदाहरण आप देख लीजिए अर्थात एग्जाम्पल। तो क्या हो रहा है कि एक्स के स्थान पर हम ले रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन, यानी कि हैलोजन के स्थान पर आपके क्लोरीन ले रहे हैं। और हैलोजन होता क्या है? वर्ग 17 के जो 4 तत्व होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके होते हैं हैलोजन। तो हम हैलोजन में से भी आपका ले रहे हैं क्लोरीन, और क्लोरीन जब ऐड कर रहे हैं तब बेंजीन के रिंग पर जब क्लोरीन ऐड करेंगे तब हमारा जाकर बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। और फिर इधर हम ले रहे हैं मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, कुछ भी हम बोल सकते हैं, है ना। और उसके बाद में इसकी अपक्रिया हम क्या करें, सोडियम के साथ करा दें, सोडियम के साथ हम करा दें, तब जाकर हमें अब शुष्क ईथर आपको लेना ही, ये ध्यान रखिएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कराएंगे, तब हमें जाकर अब जो ये आपका इसमें CH3 है, ये वाला पोर्शन, जैसे यहाँ पर R वाला पोर्शन निकल कर ऐड हुआ था, वैसे CH3 वाला पोर्शन आपका निकल कर बेंजीन के रिंग से ऐड हो जाएगा। और जब बेंजीन के रिंग पर CH3 ऐड होता है तब उस यौगिक को हम बोलते हैं टालुइन, टालविन या टालुइन, कुछ भी आप बोल सकते हो। और फिर आपका जाकर सोडियम क्लोराइड, यानी कि 2 अणु ये आपके सोडियम के, और आपका 1 अणु ये क्लोरीन का, और 1 अणु ये क्लोरीन का, ये दोनों ऐड होकर आपके 2 अणु क्लोरीन के बना देंगे, और आपका बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। मगर बच्चों यहाँ पर जो ये आपका ब्रोमाइड है, ये जरा आपका रॉन्ग हो गया है, क्योंकि आपका ब्रोमाइड नहीं होगा, ये यहाँ पर आपका क्लोराइड होगा, क्योंकि ये Cl है। तो आप लोग इसे Cl कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये आप ध्यान लीजिए कि आप लोगों को मैं जितना भी पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। हमारे समझ से यूट्यूब पर इस प्रकार से पढ़ाने वाला कोई नहीं है कि एक एक शब्द तोड़ तोड़ कर पढ़ाए। तो आप अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, तथा इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और वीडियो पर कमेंट भी करो। अगले सेशन में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी बता सकते हो। और यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल से ऐड हो जाइए, आपको वहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF मिल जाती है। और चैनल का टाइम टेबल के स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि किस दिन हमारी कौन सी क्लास चलती है। तो ओके, फिर बाय बाय बच्चों, और मिलेंगे आप लोगों को आज के ही दिन इसी विषय की एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।